जय हिंद। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि राजस्थान के इतिहास का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए और राजस्थान के इतिहास को किस तरह पढ़ा जाना चाहिए, उसका एक विस्तृत चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। आज हम राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे। राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई? राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन से राजवंश हुए, कौन कौन से ऐसे महान राजा हुए जिसकी वजह से राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास इतना मुख्य हो जाता है। ये क्लास आप सभी के लिए जो राजस्थान स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएएस की हो या एसआई की हो या पटवारी की हो या फिर अन्य कोई भी एग्जाम जो राजस्थान राज्य के स्तर पर होती है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण। आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम मध्यकालीन इतिहास राजस्थान का उस पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और खासकर हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे वंश की जिस वंश में बहुत प्रतापी राजा हुए। पृथ्वीराज चौहान का आपने नाम सुना है, आपने कई और राजा हैं जिनके नाम सुने होंगे। उन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात जानें कि चौहान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्योंकि आज हम इसी वंश को पढ़ने वाले हैं कि चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये प्रश्न खड़ा होता है। चौहानों का राज कहाँ तक था, चौहानों की जो शाखाएं थी वो कितनी थी, उस बारे में आज हम जानेंगे। चौहान बेसिकली अपभ्रंश शब्द है। चौहान सामान्यतः चौहान से मिलकर बना या उसी का अपभ्रंश है। राजस्थानी में या अन्य कई भाषाओं में अपभ्रंश होने का जो है ट्रेंड है। किसी भी चीज को अपनी तरह से बना लिया जाता है। चौहान का अपभ्रंश होते होते चौहान बन गया। और चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कई मत दिए जाते हैं। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि चौहान अग्निवंशी हैं, अग्निकुंड से पैदा हुए। और इसका सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखेंगे कि घुमा फिराकर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अग्निवंश का सिद्धांत किसने दिया, कौन कहता है कि चौहान अग्निवंशी हैं, किस राइटर ने कहा, किस पुस्तक में लिखा गया है कि चौहान अग्निवंशी। उन सभी मतों को, चाहे वो अग्निवंशीय हों, चाहे चंद्रवंशीय हों, चाहे आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण हो, चाहे विदेशी हो, इंद्र के वंशज हों या सूर्यवंशी हों, इन सभी मतों पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करें अगर अग्निकुंड की या अग्निवंशीय होने की चौहानों के, तो हमें एक पुस्तक चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो से चौहानों के अग्निवंशीय होने का साक्ष्य मिलता है। पृथ्वीराज रासो में चंद्र बरदाई लिखते हैं कि ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत पर बैठकर एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में बार बार विघ्न डाला जा रहा है राक्षसों के द्वारा। ऋषि वशिष्ठ बैठते हैं, अग्नि उत्पन्न करते हैं कुंड से और राक्षस आते हैं और पानी डालकर चले जाते हैं। राक्षस आते हैं और गाय की हड्डियां फेंककर चले जाते हैं। यज्ञ बार बार विघ्न हो रहा है, यज्ञ में बार बार विघ्न डाला जा रहा है। ऋषि वशिष्ठ एक आखिरी बार अग्नि उत्पन्न करते हैं और अग्नि देवता से हाथ जोड़कर कहते हैं कि अग्नि देवता ऐसी शक्ति पैदा कीजिए
ऐसे योद्धा पैदा कीजिए जो मुझे इस यज्ञ को संपूर्ण कर सके, मेरे इस यज्ञ को पूर्णाहुति तक पहुंचा सके। अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न होते, जिन्हें हम क्रमशः चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार के नाम से जानते हैं। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अग्नि से कोई व्यक्ति पैदा हो जाए? भाई, व्यक्ति या ह्यूमन बीइंग के पैदा होने का तो प्रोसेस ही दूसरा है। ऐसा कैसे हो रहा है? साइंस तो कहती है कि प्रोसेस कुछ और है। तब हम मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा संभवतः कि किसी प्रांत के, किन्हीं 4 प्रांत के 4 सरदार ऋषि वशिष्ठ के पास बैठे हैं और ऋषि वशिष्ठ उनको समझा रहे हैं कि देश पर, इस खंड पर, इस भारतवर्ष पर निरंतर आक्रमण हो रहे हैं और आप सभी का दायित्व बनता है कि उसका प्रतिकार करें। आप हाथ पर हाथ धर के अहिंसा का पाठ करने से कुछ नहीं होगा, हथियार तो उठाने पड़े। ये भूमि ऐसे नहीं दी जा सकती किसी। राजस्थानी में बहुत अच्छा एक दोहा है, इला न देनी आपनी हालर यो होल राय, कोई पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। इला न देनी आपनी, धरती नहीं देनी, हालर यो होल राय, बच्चे को झूला झुलाती हुई मां कहती है कि धरती नहीं देनी है अपनी। इला न देनी आपनी हालर यो होल राय, कोई पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई। एक बच्चे को मां कह रही है झूले में झुलाते हुए कि मर जाना मगर धरती नहीं देना अपने। ऋषि वशिष्ठ और उनके द्वारा, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक, जिसमें अग्निवंशी होने का प्रमाण मिलता है, उसका समर्थन बाद में 2 राइटर हुए, मोहनोत नेर्सी और सूर्यमल मीसण, इस पुस्तक का समर्थन करते हैं। चंद्रबरदाई के द्वारा लिखे गए इस अब मत का समर्थन करते हैं कि जी हां, चौहान जो हैं वो अग्निवंशी हैं। हम दूसरे वाले मत की बात करें तो दूसरा वाला जो मत लिखा हुआ है यहां पे, सूर्यवंशी, यहां पे लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज विजय जायनक के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक। जायनक उस पुस्तक में लिखते हैं कि पृथ्वीराज और उनके वंशज जो हैं वो सूर्यवंशी हैं। जायनक उस पुस्तक में लिखते हैं कि ये सूर्य की पूजा करते थे, सूर्य की आराधना करते थे, सूर्य को प्रमुख देवता मानते थे, सूर्य, इसीलिए सूर्यवंशी हैं। हमीर रासो एक पुस्तक है जिसमें हमीर और उनकी वंशज और उनकी आने वाली पीढ़ियों के बारे में उल्लेख मिलता है और उसमें भी ये बताया गया है कि ये सूर्यवंशी। उसके बाद में हमें हमीर महाकाव्य मिलता है जो कि एक राइटर के द्वारा लिखा गया है, उसमें भी हमें यही का यही मिलता है कि जी हां, चौहान जो है वो सूर्यवंशी हैं। फिर हमें अजमेर अभिलेख मिलता है, विग्रहराज चतुर्थ चौहानों में एक राजा हुआ और चौहानों का सबसे प्रतापी राजा अगर मुझे कोई अच्छा लगता तो विग्रहराज चतुर्थ है, जिसे बीसल देव के नाम से हम जानते हैं। बीसल देव के समय का या विग्रहराज चतुर्थ के समय का अभिलेख अजमेर अभिलेख, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ को और उसके वंशजों को सूर्यवंशी बताया गया। फिर अगले मत की बात करें, गौरीशंकर हीराचंद ओझा
अपनी पुस्तक में बताते हैं कि कि जो चौहान है वो सूर्यवंशी है। उसी क्रम में अगर हम तीसरा मत की बात करें, एक मत ये दिया जाता है कि ये ब्राह्मण है। सूर्य चौहान जो हैं वो ब्राह्मण वंशी हैं। अब हम देखते हैं ब्राह्मणों में डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है वो ये कहते हैं कि चौहान, और राजाओं का नाम लेते हैं कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। डॉक्टर दशरथ शर्मा अपनी पुस्तकों में बताते हैं कि चौहान जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। वत्स गोत्रीय क्या है? तो आप देख रहे होंगे वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, यानी कि वत्स का गोत्र। गोत्र ब्राह्मणों के होते हैं साहब, चौहानों के गोत्र नहीं होते। गोत्र ब्राह्मणों के होते हैं। ब्राह्मणों ने गोत्र लगाया कि वत्स, अरि, अत्रि इनके वंशज। मुझे अभी याद आता है, मोदी जी नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और वहां पे पंडित उनसे पूछ रहे हैं कि आप अपना गोत्र बताइए। नरेंद्र मोदी जी उन्हें अपना गोत्र बताते हैं कि मेरा गोत्र वत्स, मेरा गोत्र कश्यप है। कश्यप तो, अब हमें लगता है कि यार गोत्र तो मोदी होना चाहिए, कश्यप क्यों? तो जी हाँ, पहले गोत्र जो है ब्राह्मण लगाया करते, ब्राह्मण बताया करते क्या आपका गोत्र है। चाहे वो वत्स हो, कश्यप हो, अत्रि हो, दत्तात्रेय हो। उसी क्रम में जब हम ब्राह्मण वंशीय होने के इनके प्रमाणों की बात करते हैं तो बिजोलिया अभिलेख जो सोमेश्वर के समय का है, सोमेश्वर के समय का बिजोलिया अभिलेख, उसमें भी ये प्रमाण मिलता है कि जो ब्राह्मण वंशीय चौहान ब्राह्मण वंशीय हैं। चौहान कौन है? ब्राह्मण वंशी। उसके बाद में हमें एक और लेखक हैं गोपीनाथ शर्मा, वो इस मत का समर्थन करते हैं कि हां चौहान ब्राह्मण वंशी हैं। एक कायम रासो, उसमें उल्लेख मिलता है कि चौहान ब्राह्मण वंशी है। फिर एक चंद्रावती अभिलेख है, उसमें भी ठीक इसी प्रकार की बातें लिखी होती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं विदेशी, इनके विदेशी होने के मतों के बारे में। इतिहास को सबने अपनी तरह से मोड़ दिया है, जिसने जैसा चाहा, जो प्रोपेगेंडा सेट करना चाहा वो प्रोपेगेंडा सेट किया, जिसने जिस तरह मोड़ना चाहा उस तरह मोड़ा। ब्राह्मणों के विदेशी होने के मत को कर्नल जेम्स टोड इतना बखूबी बताते हैं कि फिर हमें विश्वास होने लगता है। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि ब्राह्मणों में, चौहानों में, कि चौहान जो हैं वो इस खंड के नहीं थे, वो शक और सीथियन है, बाहर से आए हैं। चौहान विदेशी हैं। चौहानों के विदेशी होने की वो प्रमाण देते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि शक और सीथियन और चौहानों में कितनी समानता है ये मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि शक सूर्य की पूजा करते थे, शक हथियारों की पूजा करते थे, शक घुड़सवारी का शौक रखते थे, घोड़ों का शौक रखते थे। शक जो हैं वो मदिरा पान करते थे। शक जो हैं वो सूर्य उपासना करते थे। शक सती प्रथा शकों के समय थी, सीथियनों के समय
सती प्रथा थी। ये क्वालिटी जो है वो चौहानों में पाई जाती है। तो कर्नल जेम्स टोड इसी प्रकार बताने का प्रयास करते हैं कि शक और सीथियन, चौहान शक और सीथियन है। फिर हम कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड जो बता रहे हैं उसका भी विखंडन करने का हमारे पास प्रमाण। चौहानों ने बताया कि कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि चौहान जो है शक और सीथियन है। तो हम कहते हैं कि चौहान जो जिनमें जो एक क्वालिटी बताई गई है, ये शक और सीथियनों की जो विशेषता है उससे मेल खाती हो या ना खाती हो, लेकिन हमारे यहां रामायण और महाभारत क्षत्रियों से शुरुआत। क्षत्रिय ही थे रामायण और महाभारत। सूर्य की उपासना करते थे, सूर्य की पूजा करना हो, घुड़सवारी का शौक हो, हथियारों की पूजा करना हो, या फिर अन्य जो बातें हमने डिस्कस की, वो सभी ये प्रमाण देती है कि हम लोग शक और सीथियनों से पहले भी एग्जिस्ट करते थे, या शक और सीथियनों से पहले भी क्षत्रिय एग्जिस्ट करते हैं। इस भारतवर्ष पर, इस खंड पर क्षत्रियों की उत्पत्ति शक और सीथियनों से पुरानी है। उसी कड़ी में दो और हिस्टोरियन हुए, विल्सन स्मिथ और विलियम क्रुक। वो भी यही बात कहने की कोशिश करते हैं कि ब्राह्मण और चौहान जो हैं वो विदेशी थे। आगे हम एक मत की बात करते हैं, इंद्र के वंशज। इंद्र के वंशजों को कहने का एकमात्र प्रमाण रायपाल के सेनवारी अभिलेख में मिलता है। ऐसा कहा जाता है रायपाल के सेनवारी अभिलेख में कि चौहान इंद्र के वंशज हैं। आपको याद होगा कि एक उदाहरणार्थ मैं दूं कि महाभारत में अर्जुन स्वयं को इंद्र का पुत्र कहते हैं, इंद्र के वंश, इंद्र वंशीय बताते हैं या इंद्र का पुत्र कहते हैं। अब हम चौहानों के आदि पुरुष या प्रथम, जहां से चौहानों की शुरुआत होती है, जहां से उत्पत्ति होती है चौहानों की, उस विषय में बात करेंगे। हम बात करेंगे इनकी शाखाओं की, इनकी शाखाएं कहां कहां थी। हम बात करेंगे इसकी उत्पत्ति की, उत्पत्ति कहां से हुई, इसके संस्थापक कौन थे। शाखाओं की अगर बात की जाए तो हमें ये जो सांबर वाला जो इलाका है, इसके आसपास चौहानों की उत्पत्ति पाई जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि सांबर के बाद ये लोग अजमेर, और अजमेर से दो जगह चौहानों का विस्थापन हुआ। एक रणथंभौर और दूसरा है नाडोल। एक शाखा रणथंभौर चली गई और दूसरी नाडोल चली गई। नाडोल से दो शाखाएं निकली, एक बूंदी चली गई और एक जालोर चली गई। बूंदी से आगे कोटा, बूंदी से आगे गई कोटा में, और जालोर से जो आगे गई वो सिरोही और सिवाना। ये इनकी शाखाओं के बारे में कि कहां कहां चौहानों की शाखाएं हैं और हमें कहां कहां चौहानों की शाखाएं राजस्थान में पढ़नी है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके संस्थापक की या इसके आदि पुरुष की। तो एक राजशेखर नाम का एक राइटर है, वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि ये जो सांबर वाला जो इलाका है या इस सांबर के जो आसपास का क्षेत्र है,
उसमें चौहानों के एक राजा वासुदेव चौहान इस वंश की शुरुआत करता है, स्थापना करता है, और साथ ही साथ सांबर झील का निर्माण करवाता है। और उसी के बाद में वो सपाद लक्ष्य, ऐसा सांबर के जो आसपास के इलाके हैं उसे सपाद लक्ष्य कहा जाता था। सपाद लक्ष्य का मतलब है 1.25 लाख। अब 1.25 उस क्षेत्रफल का जो है परिमाप हो सकता है, 1.25 राशि हो सकती है, या फिर कुल मिलाकर अगर हम कहा जाए कि 1.25 से जो है चौहानों का कुछ रिलेशन था, चाहे वो परिमाप हो, उस क्षेत्रफल हो, या फिर धनराशि हो, या फिर और कोई चीज हो, 1.25 से चौहानों का एक अपना संबंध था। उसके बाद में 551 एडी में, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, सांबर झील का निर्माण करवाता है। चौहानों की उत्पत्ति वासुदेव चौहान से होती है। उसके बाद में हम इनका दूसरा राजा पढ़ते हैं, दुर्लभ राज नाम का। दुर्लभ नाम का राजा जो है वो वत्सराज का समकालीन था। वंशराज परमारों का, गुजर प्रतिहारों का एक राजा था वत्सराज। वत्सराज के समय का समकालीन दुर्लभ राज, इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे हमें याद रखना है कि दुर्लभ राज के समय ही सबसे पहले इस क्षेत्र में, या इनके जो राज करने का जो क्षेत्र है उसमें मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन हुआ। उसके पश्चात हम एक राजा देखते हैं, गुवक फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड का सामंत। गुवक फर्स्ट नाम का जो एक राजा था वो असल में जो है वो नागभट्ट सेकंड, जो कि प्रतिहारों का एक राजा है। और शुरुआती दौर में जब प्रतिहारों का राजस्थान में जो राज था तो उनकी राजधानी हुआ करती थी भीनमाल। और भीनमाल पे जब ये भीनमाल के आसपास के जो क्षेत्र थे, ऐसा कहा जाए कि ये जो है, यहां पे एक राजा है भीनमाल, मतलब भीनमाल इनकी राजधानी है। और यहां आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे सामंतों का राज है, क्योंकि राजा को सामंतों की जरूरत है। सामंत, इस क्षेत्र के आसपास सामंतों का, राजा के सामंतों का राज है। तो उसी में एक सामंत था गुवक फर्स्ट। गुवक फर्स्ट की पता नहीं क्या जमे भाई साहब। गुवक फर्स्ट ने एक दिन कहा कि भैया अपन स्वतंत्र है, आज से अपन को चाहिए इज्जत। उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और उसने कहा कि मैं स्वतंत्र चौहान शासक हूं। उसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। सीकर में एक जगह पड़ती है हर्षनाथ मंदिर का निर्माण वहां पे गुवक फर्स्ट ने करवाया। ये चौहानों का कुल देवता है। ऐसा कहा जाता है कि चौहानों को इतना वैभव प्राप्त हुआ, या चौहानों का जो इतना नाम है, वो कुल देवता के कारण, कुल देवियों के कारण है। तो इन्होंने ये हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो इनका कुल देवता है, सीकर में। उसके बाद में चौहानों में एक राजा होता है चंदन राज। चंदन राज की विशेषतर उपलब्धियां ज्यादा इतिहास में नहीं बताई गई, लेकिन ये विख्यात था या फेमस ज्यादा हुआ अपनी रानी के कारण। इनकी जो रानी थी वो शिव की अनन्य भक्त थी। और ऐसा कहा जाता है
कि वो 1000 दीपक जलाकर पुष्कर झील के किनारे योग प्रैक्टिस किया करती थी, यानी योग क्रियाएं करती थी। जिस तरह योग आपने देखा होगा, योग क्रियाएं करती थी। और हम सभी जानते हैं कि शिव जो हैं वो अपने आप में, हम सभी शिव को आदि योगी के नाम से जानते हैं। तो योग क्रियाओं में जो सबसे निपुण जो व्यक्ति है, जो जिसका नाम हम सुनते हैं, वो शिव हैं। तो चंदन राज जो हैं वो अपनी रानी के कारण बहुत ज्यादा फेमस हुए। उसके बाद हम चौहानों में एक राजा पढ़ते हैं, वाकपति राज। वाकपति राज के बारे में बहुत पुस्तकें लिखी गई और वाकपति राज के बारे में बहुत थ्योरियां हैं। और मुझे तो यूं आश्चर्य होता है, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इतने युद्ध कैसे लड़ सकता है। 188 युद्ध, 8 समझ में आते हैं, 18 समझ में आते हैं, मान लीजिए 88 भी समझ में आते हैं। 188 युद्ध। वाकपति राज को पढ़ा जाना चाहिए। इतिहास में इस राजा के बहुत कम स्रोत हैं। उसके बाद में चौहानों में हम एक राजा देखते हैं, सिंहराज। सिंहराज कहता है कि मैं अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि देता। सिंहराज ने कह दिया था कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। यह आदमी अपने आप में जो है, अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि दे देता है। उसके बाद में सिंहराज के बारे में एक बात लिखी हुई है कि प्रतिहारों से ये अपने आप को स्वतंत्र करता है। सिंहराज कहता है कि अपने को चाहिए आज फुल इज्जत, अपने किसी की गुलामी नहीं करनी भाई साहब। उसके बाद में सिंहराज हर्षनाथ मंदिर, जो कि ऊपर हम पढ़ते हैं गुवक फर्स्ट ने शुरुआत करवाई थी, उसको पूर्ण करता है। जो कि हर्षनाथ मंदिर जो है इनका कुल देवता है, उसकी जो है उसके निर्माण को पूर्ण करवाता है। उसके बाद एक राजा आता है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह नाडोल पाली में अपनी जो है शाखा बसाता है। नाडोल पाली में चौहानों की शाखा का शुरुआत करता है। उसके बाद में हम एक राजा पढ़ रहे थे, विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड जो है उसके बारे में हर्षनाथ अभिलेख से स्रोत मिलते हैं कि विग्रहराज सेकंड जो है वो आशापुरा माता, जो कि चौहानों की कुल देवी है, उसका मंदिर गुजरात के भरूच में बसाता है। और उसके बारे में एक और बात कही जाती है कि गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज फर्स्ट से इसका युद्ध होता है और वो इस युद्ध को जीतता है। विग्रहराज सेकंड जो है उसके बारे में हमें ये सब बातें जो हैं वो इतिहास में मिलती हैं। उसके बाद में हम एक शॉर्ट रिव्यू या हम एक रिवीजन करते हैं आज हमने जो पढ़ा है उसका। तो आज हम सबसे पहले हमने देखा है इनकी चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। चौहानों की उत्पत्ति में विभिन्न प्रकार के मत मिलते हैं, यानी कि अग्निवंशी हो, सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, ब्राह्मण हो, विदेशी हो, इंद्र के वंशज हो। अलग अलग मतों पर अलग अलग लेखकों के, अलग अलग हिस्टोरियंस के विचार मिलते हैं। उसी को आज हम वापस बात करेंगे, रिवीजन करेंगे उसका। तो अग्निवंशी में चंद्रबरदाई अपनी पुस्तक में लिखते हैं पृथ्वीराज रासो में कि कैसे जो है चौहान अग्निवंशी हैं, उनका समर्थन मोहनोद नेणसी और सूर्यमल मीसण करते हैं। उसके बाद में सूर्यवंशी होने का मत जो है वो पृथ्वीराज विजय जयनक की पुस्तक में मिलता है। उसके बाद में हमीर रासों में भी चौहानों के सूर्यवंशी होने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद में हमीर महाकाव्य में चौहानों की सूर्यवंशी होने का प्रमाण मिलता है। अजमेर का अभिलेख जो कि विग्रहराज चतुर्थ के समय का है, उसमें ये प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद में गौरीशंकर हीराचंद ओझा अपनी पुस्तक में कहते हैं कि चौहान जो हैं वो सूर्यवंशी हैं। उसके बाद में चंद्रवंशी अभिलेख का हमें प्रमाण मिलता है कि हांसी अभिलेख जो हरियाणा में है उसमें लिखा हुआ है कि चौहान जो है चंद्रवंशी हैं। उसके बाद में अचलेश्वर अभिलेख में हमें ये प्रमाण मिलता है कि चौहान जो हैं वो चंद्रवंशी हैं। फिर ब्राह्मणों की बात की जाए तो ब्राह्मणों में डॉक्टर दशरथ शर्मा आते हैं। वो कहते हैं कि जो चौहान है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। और वो कहते हैं उसमें, उसके बाद में बिजोलिया अभिलेख में हमें सेम ऐसी बातें मिलती हैं। बिजोलिया अभिलेख में इनके बारे में, ब्राह्मणों के बारे में और चौहानों को ब्राह्मण बताया गया। उसके बाद में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस बारे में बात करते हैं कि चौहान जो है वो ब्राह्मण है।
उसके बाद में कायम रासों में ये बात हमें मिलती है कि चौहान ब्राह्मण है। उसके बाद में चंद्रावती अभिलेख में हमें चौहानों के ब्राह्मण वंशीय होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं विदेशी होने के मत की। तो विदेशी होने में जेम्स टोड इन्हें शक और सीथियन बताता है। विलियम स्मिथ विल्सन स्मिथ और विलियम क्रुक जो हैं वो इनके बारे में बातचीत इन्हें जो है विदेशी बताते हैं। उसके बाद में इंद्र के वंशज होने का प्रमाण जो है हमें रायपाल के सैनबारी अभिलेख से मिलता है। उसके बाद में हम इन चौहानों की शाखाओं के बारे में बात कर रहे थे। तो ये शुरुआती दौर पर सांबर के आसपास के क्षेत्र में हुए, फिर ये अजमेर, और उसके बाद में अजमेर से दो भाग विभाजित हुए, जैसे कि रणथंभौर और नाडोल। रणथंभौर में जाने वाले चौहान अलग, उसके बाद में नाडोल में आने वाले चौहानों में भी दो शाखाएं हुई, जो कि पहले बूंदी और जालोर में थी। बाद में वो बूंदी से कोटा और जालोर से सिरोही और सिवाना की तरफ बढ़ी। उसके बाद में हम संस्थापक या इनके आदि पुरुष की बात करें तो इनके संस्थापक या आदि पुरुष जो है वो वासुदेव चौहान है। वासुदेव चौहान जो हैं वो सपाद सांभर के आसपास के क्षेत्र पर राज किया करते थे, और उनकी जो राजधानी थी वो अई छत्रपुर नागौर थी। अई छत्रपुर नागौर इनकी राजधानी, और इनकी जो सांभर झील के निर्माण का जो साक्ष्य है 551 एडी में, वो राजशेखर अपनी पुस्तक प्रबंध कोश में बताते हैं। उसके बाद में हम एक राजा पढ़ते हैं दुर्लभराज। दुर्लभराज के समय में वत्सराज जो है वो उस राजा का, या गुजरात का एक राजा वत्सराज जो है वो इनके समकालीन था। और इसी समय दुर्लभराज के समय ही भारत पर मुस्लिम आक्रमण, या फिर इनके क्षेत्र पर प्रथम बार मुस्लिम आक्रमण हुआ। उसके बाद में गुवक फर्स्ट जो है वो गुवक फर्स्ट जो है नागभट्ट सेकंड का सामंत था, और नागभट्ट सेकंड के सामंत होने की जो कहानी मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में गुवक फर्स्ट अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करता है और हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाता है, जो चौहानों का कुल देवता है, और इस हर्षनाथ मंदिर का निर्माण सीकर में करवाता है। उसके बाद में चंदन राज की बात करें तो ये अपनी रानी के लिए प्रसिद्ध हुआ, जो रानी थी रुद्राणी और आत्मप्रभा, जो कि शिव की अनन्य भक्त, 1000 दीपक पुष्कर झील के किनारे जलाकर योग प्रैक्टिस किया करती थी। उसके बाद में वक्पति राज, जिसने अपने जीवन काल में 188 युद्ध जीते। उसके बाद में सिंहराज की बात की जाए तो इसने अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि दी, और इसने स्वयं को प्रतिहारों से स्वतंत्र किया। उसके बाद में हर्षनाथ मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। और इसमें एक राजा और आते हैं लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने नाडोल पाली में जाकर चौहान वंश की शाखा को आगे बढ़ाया। और उसके बाद में हमने बात की थी विग्रहराज सेकंड की, जिनकी उपलब्धियों के स्रोत हमें हर्षनाथ अभिलेख से मिलते हैं। हमें मिलता है कि इन्होंने आशापुरा माता का मंदिर बनवाया, जो कि भड़ोज गुजरात में है, और जो कि चौहानों की कुल देवी है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इसने गुजरात के शासक मूलराज फर्स्ट को पराजित किया। आशा करता हूं आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।